नमस्कार, विप्लव सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस। ये मैंने सीरीज़ आज से स्टार्ट की है। इसमें हम लोग 500 एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं और हर संडे को इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस सीरीज़ में आज 50 क्वेश्चंस हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट संडे जो वीडियोस आने वाली हैं मेरी, ठीक है, इसी से रिलेटेड 500 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस 500 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चंस की आप सीरीज़ कहेंगे, जैसे आज मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आगे से, या क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं कि कम है तो और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज पहली सीरीज़ है, तो स्वागत है आपका विप्लव सर क्लासेस में। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पूरा नहीं दिख पा रहा है तो मैं कैमरा जो है अपना बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। कैमरा मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस पूरे दिखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो इसको आप लोग एक बार खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ। 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं, जिसमें पहला है मैसेंजर आरएनए, दूसरा है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। 3 तरीके के आरएनए इसमें आपको पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा? कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को, डेड सेल को देखा था। सबसे पहले जो जिंदा सेल है, यानी कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा? लिविंग कोशिका को, यानी कि जो जीवित कोशिका है उसको सबसे पहले किसने देखा? तो जीवित कोशिका को देखने वाले हैं सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं? ये राइबोसोम्स हैं। प्रोकैरियोट राइबोसोम और यूकैरियोट राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो देखिए प्रोकैरियोट जो होते हैं, प्रोकैरियोट यानी कि जो प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स होते हैं, उसमें जो है राइबोसोम्स कौन से टाइप के होते हैं? तो 70S टाइप के होते हैं उसमें राइबोसोम, जो 50S और 30S उप इकाई के बने होते हैं। उसी तरह यूकैरियोट में जब हम जाएंगे तो यूकैरियोट जो होता है, इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं 80S टाइप के पाए जाते हैं, जो 60S और 40S टाइप के मतलब उप इकाई के बने होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन, किसके कारण पादप कोशिकाएं, यानी कि जो प्लांट सेल होती हैं, किसके कारण प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है? यानी कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न है। किस वजह से, किस चीज़ की वजह से? इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है सेल वॉल की वजह से, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में, यानी कि जंतु कोशिका में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में ही सिर्फ पाया जाता है कोशिका भित्ति हिंदी में कहते हैं। तो पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। ये आपका चैप्टर पूरी तरह से सेल से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। तो आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखने हैं और आंसर देने की कोशिश करनी है आपको। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है, और ये राइबोसोम जो है बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, मैंने आपको बताया था प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विचक्राकार
दिव्य नहीं है, द्विचक्राकार कुंडलिनी डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? द्विचक्राकार कुंडलिनी डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है वॉटसन तथा क्रिक ने। वॉटसन तथा क्रिक ने द्विचक्राकार कुंडलिनी डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। आप कहेंगे सर ये द्विचक्राकार होता क्या है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं, देखिए ये है आपका डीएनए, ये जो है ये आपका डीएनए है और ये है आरएनए, ठीक है। ये है डीएनए, ठीक है, और ये है आरएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में कौन कौन से जो है आपको न्यूक्लिक बेसिस जो हैं इसमें डीएनए में होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें आपका साइटोसिन। साइटोसिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले ऊपर साइटोसिन, दूसरे नंबर पे है ग्वानिन, तीसरे नंबर पे है एडेनिन, चौथे नंबर पे है थायमिन। ये डीएनए के न्यूक्लियो बेसिस हैं, ठीक है। और ये आपका आरएनए के न्यूक्लियो बेसिस हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका मिलता है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। अंतर इतना होता है कि आरएनए में यूरेसिल होता है जबकि आपका डीएनए में थायमिन पाया जाता है। तो आगे इस पे भी क्वेश्चंस हैं, आप इसको जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, और ये मैं लाइन हटा दे रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का सोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जो होती है उससे जो है इसको वहीं से प्रकाश इनको मिलता है, ठीक है। तो आंसर है इसका इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ लिक्विड टाइप का, जेली टाइप का भरा रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस सेल के अंदर यहाँ पे इस एरिया में न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें अंदर होता है, ठीक है। और ये बाहर वाला जो इसके न्यूक्लियस के बाहर जो है सेल के अंदर, इसमें होता है प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है? केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है? तो देखिए स्टार्टिंग में भी आपको एक बार मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक, वो राइबोसोम के बारे में था, हालांकि ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर इनकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। यानी प्रोकैरियोटिक में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन्स बाउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन्स बाउंडेड होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसमें मुख्य अंतर होता है केंद्र कला का अनुपस्थित होना। किसमें अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो प्लास्टिड्स सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, इसको हिंदी में लवक भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लवर लिखा गया है, तो लवर नहीं, लवक, लवक, ठीक है, लवक या प्लास्टिड्स, ठीक है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है डीएनए किसका बहुलक होता है? तो डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70S टाइप के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 70S टाइप के राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं। एक बार अब आप जवाब देने की कोशिश कीजिए कि जो 70S टाइप के राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए, अब मैं 50 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। 50 में से आप सारे के सारे अटेम्प्ट कीजिए, आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना स्कोर जो है सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। तो 70S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में 80S टाइप के भी राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो मिली माइक्रोन का मतलब, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो मिली माइक्रोन कितने के बराबर हो जाएगा? 10⁻⁻⁹ के बराबर हो जाएगा। मिली माइक्रोन 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं। 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर लिखेंगे तो 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर। अगर 10⁻⁻⁹ मीटर लिखा जा सकता था, 10⁻⁻⁹ मीटर। इसका आंसर ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पे मिलीमीटर लिखा है, यहाँ पे मीटर लिखा है, ठीक है। चलिए 1 माइक्रोन, इसको म्यू लिखते हैं या म्यू पढ़ते हैं। ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं म्यू। ऐसे जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये म्यू है, इसको पढ़ते हैं म्यू। मैंने यहाँ पे लिख दिया म्यू, ठीक है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻⁻10 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है माइक्रोमीटर, सॉरी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर एक छोटा सा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइक्रोमीटर में ही इसका आंसर दिया गया है, तो 0.0001 माइक्रोमीटर हो जाएगा। दोनों ही सही है, ठीक है। 10⁻⁻, यानी कि सॉरी यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है आपका C55H72O5N4Mg। C55H72O5N4Mg काफ़ी डिफ़िकल्ट फार्मूला है, लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये मतलब आपके लिए एक एड ऑन है, ठीक है, फ़ायदा है इसका। वैसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपसे मैं कहूँगा कि याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? किस साइंटिस्ट ने कहा था कि जीव द्रव्य जो होता है यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है वही जीवन का बेस है, भौतिक आधार है? तो हक्सले ने ऐसा कहा था। हक्सले ने कहा था जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। जीव द्रव्य की, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डन ने की थी इसकी खोज। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, डुजार्डन। किसने की थी? डुजार्डन ने। किसने की थी? डुजार्डन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लवक की खोज किसने की? तो लवक की खोज की थी हैकल ने। लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। अगर आपको याद होगा, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। तो ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है।
कोशिका केंद्रक की खोज किसने की है? कोशिका केंद्रक की खोज यानी कि जो न्यूक्लियस का जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी किसने की है? सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। रॉबर्ट ब्राउन ने डेड सेल की खोज की थी उसने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, नाम सिमिलर है, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का ऊर्जा गृह, ग्रह नहीं गृह है, गृह ऐसे गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोला जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी खोज किसने की थी? तो शिम्पर ने की थी। किसने की थी? शिम्पर ने। कोशिकावाद का विचार किसने दिया? कोशिकावाद का, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, कोशिकावाद का विचार किसने दिया? कोशिकावाद का विचार किसने दिया? अब ठीक है, कोशिकावाद का विचार किसने दिया था? तो कोशिकावाद का विचार दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिकावाद का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम किसने खोजा? तो लाइसोसोम की खोज की थी जी डुबे ने, डी डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नोल और रस्का ने। नोल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है? किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है? किसको का मतलब है कि सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल है, कौन सा कोशिकांग है जिसको हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। तो जिसका साइज जो है सबसे छोटा होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो किसका साइज सबसे छोटा होता है? तो राइबोसोम का साइज सबसे छोटा होता है। आंसर चेक करते हैं, राइबोसोम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो मेंथायोनिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसको सिंपली याद रखिएगा, मेंथायोनिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट सिंपली क्या होता है? ग्लूकोज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। पादप कोशिका यानी कि जो प्लांट सेल होता है उसकी प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, राइबोसोम। अगेन राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा पटलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ग्रेना और स्ट्रोमा जो है ये पाई जाती हैं, देखिए यहाँ पे ग्रेना और एडेनिन यहाँ पे लिखा हुआ है, एडेनिन ये लग रहा है गलत लिखा गया है। ग्रेना और स्ट्रोमा, ग्रेना और स्ट्रोमा जो पटलिकाएं होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, तो ये पाई जाती हैं हरित लवक में। कहाँ पाई जाती हैं? हरित लवक में पाई जाती हैं, ठीक है, यानी प्लास्टिड के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका फिगर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है 70S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं इसके कौन से दो उपभाग हैं? 70S टाइप के जो राइबोसोम हैं इसके कौन से दो उपभाग होते हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कौन से होते हैं, 50S और 30S। और उसी तरह जो 80S होता है इस राइबोसोम के कौन से दो भाग होते हैं? तो 60S और 40S, 60S और 40S। ठीक है। कौन सा पदार्थ DNA में नहीं पाया जाता है? कौन सा पदार्थ DNA में नहीं पाया जाता है? तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यूरेसिल जो होता है ये RNA में होता है, सिर्फ RNA में होता है, DNA में नहीं होता है। यूरेसिल जो होता है वो RNA में होता है, DNA में नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसको। बाकी चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, साइटोसिन, ग्वानिन और तीसरा क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। जीव द्रव्य में सोल जेल परिवर्तन, जीव द्रव्य में सोल जेल परिवर्तन में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। जैव रासायनिक, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। कौन सी क्रिया होती है? बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो अगर आप जो है आगे पढ़ते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ता है उसको ये सारी की सारी चीज़ें और डिटेल में पढ़नी होती हैं बायोकेमिस्ट्री वालों को। लेकिन एज अ क्लास 9 स्टूडेंट, क्लास 10 स्टूडेंट, या फिर अगर हम जो है SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है। एक वन लाइनर के फॉर्म में हमें याद रखना है। हालांकि जो चीज़ों को समझ लेता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर किसी का, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो अलग ही, लेकिन उतना हमारे पास समय नहीं होता है कि हम उतने डिटेल में जाएं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? जैव रासायनिक। कौन सा पदार्थ RNA और DNA दोनों में पाया जाता है? तो कौन कौन से पदार्थ हैं तो उसको देख लेते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ये तीनों के तीनों किस में पाए जाते हैं? साइटोसिन हो गया, यहाँ पे मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ। साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ये तीनों दोनों में मिलते हैं। ठीक है। साइटोसिन भी दोनों में मिलता है, केवल थायमीन जो है DNA में मिलता है, और इसमें जो RNA है उसमें क्या मिलता है? यूरेसिल। ठीक है। तो बस इतने का अंतर होता है। चलिए, कौन सा पदार्थ RNA में नहीं पाया जाता है? अभी मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया था कि जो थायमीन होता है ये सिर्फ DNA में होता है, और उसकी जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है RNA में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि RNA में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ RNA में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? RNA में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायमीन। ठीक है। देखिए, थायमीन जो है DNA में मिलता है, RNA में नहीं मिलता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। इसका आंसर कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा। साइटोसिन किस में पाया जाता है? तो साइटोसिन दोनों में मिलता है। थायमीन को छोड़ करके जो साइटोसिन है वो दोनों में मिलता है, RNA और DNA दोनों में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन वर्ड का, जो जीन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? जॉनसन ने किया था। ठीक है। याद रखिएगा, जॉनसन ने किया था। मैक टिल्टोंक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था? मैक टिल्टोंक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था? तो इसको याद रखिएगा कि मक्के के पौधे पे किया था उन्होंने, मक्के के पौधे पे आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस, ये गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस ही कहते हैं, सीधा सा आंसर है। लेकिन यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा आप। ठीक है। तो गाल्जी कॉय जो होता है, गोल्गी बॉडीज़ जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज़ को हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अवर्डी लवक कैसा होता है? अवर्डी, वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है रंग। तो अवर्डी है यानी कि रंगहीन होगा, रंगहीन है। ठीक है। जैंथोफिल वर्णक
ज़ेंथोफिल वर्णक किस रंग का होता है? तो देखिए ज़ेंथोफिल वर्णक जो होता है ये हल्का पीला कलर का होता है या पीले कलर का होता है। सीधा सिंपल आंसर है कि पीले कलर का होता है। जैसे हमारा प्लाज्मा का कलर होता है ना येलो, उसी तरह ज़ेंथोफिल वर्णक जो होता है वो पीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? पीले कलर का। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। यानी ब्लड जैसे ही हमारे ब्लड से कहीं पे अगर हमारे बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है तो उसकी क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन को अगर निकाल दिया जाए, यानी कि उससे उस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाए, तो जो बचा हुआ पार्ट है प्लाज्मा का वो क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो पीले कलर का, ठीक है। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? तो ये जो मैंने पीछे दिखाया था ना आपको फिगर, हरित लवक के ग्रैनों में पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक के ग्रैनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जालिकाय होता है, उसकी खोज, जालिकाय जो गोल्गी बॉडीज़ है ना उन्हीं को जालिकाय बोलते हैं। तो जालिकाय की खोज किसने की थी? तो सी गॉल्जी ने की थी। किसने की थी? सी गॉल्जी ने जालिकाय की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है? तो ऑक्सीसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। आपको बताना चाहेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और उसमें ऐसे मुड़ी हुई रहती है, मतलब उसकी जो दीवार होती है ना वो मुड़ी हुई कुछ रहती है। उसका फिगर मैं यहाँ पे नहीं लगा पाया हूँ सॉरी, उसका फिगर मैं नहीं लगा पाया हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीसोम जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है साफ साफ, ऑक्सीसोम्स आर structures which are present on the surface of the folded inner membranes of the mitochondria. They are also called F0F1 particles. F0F1 particles भी ऑक्सीसोम्स को कहे जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये वाली लाइन जो है ना F0F1, ये दो पार्टिकल्स के रूप में मतलब पार्टिकल्स कहे जाते हैं। F0 भी कहा जाता है, F1 भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो उसका इनर मेम्ब्रेन्स होता है उसकी फोल्डिंग में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। ये आपके 50 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं और ये सीरीज़ जो है हर संडे को आएगी। हर संडे को आपको ऐसे ही 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं, यानी कि क्वेश्चंस आगे देखना चाहते हैं, अगले संडे को भी आप ये क्लास लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।